वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं इकाई 9 उपसहसंयोजी पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम सहसंयोजी यौगिकों में समावयता जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयता को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना, सूत्र, भौतिक गुण और त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समावयी कहते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में दो प्रकार की समावयता देखने को मिलती है, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयता देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समावयता क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि इनके अणुसूत्र एक जैसे होंगे, अर्थात अगर हम बात करें तो इनमें जो भी परमाणु पाए जाएंगे, परमाणु, अणु, आयन, वो सब एक समान होंगे, उनकी संख्या भी एक जैसी होगी, लेकिन उनके संरचनात्मक गुण या उनके रासायनिक गुण ये अलग हो सकते हैं। इसके अलावा और भी उनका जो रंग है वो सब अलग हो सकता है। जब वो आयन देंगे तो वो अलग हो सकते हैं, उनमें बंध अलग प्रकार का हो सकता है। त्रिविम में उनकी व्यवस्था अलग हो सकती है, तो उसे हम समावयता कहते हैं। ऑर्गेनिक में भी हम लोग समावयता पढ़ते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हमको मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयता देखने को मिलती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयता और दूसरी है त्रिविम समावयता। तो संरचनात्मक समावयता के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आयनन समावयता। अब ध्यान देना, ये जो आयनन समावयता है, इसमें क्या होगा कि ये इनमें सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो तो एक जैसे होंगे, लेकिन जब ये आयनित होते हैं तब ये अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेंटाएमीन, ब्रोमिडो, कोबाल्ट, सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो अब यहाँ पर आप ये जो इसी का जो दूसरा समावयी है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कोबाल्ट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, दोनों में एमीन भी है 5, दोनों में आपको ब्रोमाइड भी दिखाई दे रहा है और दोनों में सल्फेट भी दिखाई दे रहा है। परंतु जब ये आयन बनाएंगे तो ये आपको सल्फेट आयन देगा और ये आपको ब्रोमाइड आयन देगा, और यहाँ पर संकुल आयन भी आपको भिन्न भिन्न मिलेंगे। तो संकुल आयन के नाम क्या होंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा पेंटा एमीन, दूसरा लिगेंड ब्रोमिडो, या कहीं कहीं पे आपको ब्रोमो भी मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि ये धनावेशित वाला है तो नाम वैसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा पेंटा एमीन कोबाल्ट। अब इसका हम वो भी निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या इसका -2 है, इसका -1 है, इसका 0 है, तो यहाँ पर कुल -2 -1 टोटल हो रहे हैं 3, जिसको अकेले ये उदासीन कर रहा है, तो इसीलिए कोबाल्ट आ जाएगा 3 और हो जाएगा सल्फेट। ये पूरे कंपाउंड का नाम हो गया, लेकिन आयन का नाम क्या होगा? पेंटाएमीन ब्रोमिडो, यहाँ पे ब्रोमिडो नहीं लिखा है, इसे लिख देती हूँ, पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 आयन। ये जब ये आयनित होगा तो ये यही आयन बनाएगा, पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 आयन, और ये बनाएगा पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 आयन। और दोनों के दोनों अलग अलग प्रकार के ऋणायन देंगे। पहला वाला देगा सल्फेट और दूसरा वाला देगा आपका ब्रोमाइड आयन। तो इस प्रकार आयनन समावयता में इस तरह से आप देखते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। सेकेंड टाइप हम लोग देख लेते हैं हाइड्रेट समावयता। हाइड्रेट समावयता में क्या होता है कि H2O का मॉलिक्यूल जो है वो या तो लिगेंड की तरह काम कर रहा होता है या जल योजक की तरह। तो इस प्रकार की समावयता आपको केवल उनमें देखने को मिलेगी जिनमें जल के अणु मौजूद होते हैं, भले ही वो लिगेंड के रूप में हो या फिर जल योजक के रूप में। तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो जल है, 6 मॉलिक्यूल जो जल के हैं, ये पूरे के पूरे लिगेंड के रूप में ही मौजूद है। अभी ये जल योजक के रूप में
नहीं है। लेकिन जो इसका दूसरा समावयी आता है, ये देखिए यहाँ पर आप इसका दूसरा समावयी देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 6 मॉलिक्यूल जल के लिगेंड के रूप में थे उनमें से एक जो है वो पूरे इसके बाहर आ गया, मतलब उपसहसंयोजन मंडल के बाहर आ गया और जल योजक के रूप में मौजूद है। इसके बाद ये तीसरे वाले में हम देखते हैं कि जो 6 थे उनमें से 2 बाहर आ गए। अब आप कहेंगे कि भाई है तो उतना ही, लेकिन इससे जो है वो काफ़ी फर्क आ जाता है। तीनों जो हैं वो आपको अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, जबकि तीनों में ही सेम एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे ये जो पहला वाला है ये आपको बैगनी रंग का दिखाई देता है, दूसरा वाला जो है वो थोड़ा नीले हरे रंग का दिखता है, और ये वाला जो है ये पूरा प्रॉपर ग्रीन कलर होता है। तो इस प्रकार इनमें हाइड्रेट समवयता जो है वो केवल जल के अणुओं के कारण ही होती है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो है उपसहसंयोजन समवयता। तो उपसहसंयोजन समवयता आपको ऐसे उपसहसंयोजी यौगिकों में देखने को मिलेगी जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों के दोनों ही संकुल आयन होंगे। यहाँ पर अभी आप देखिए कि एक संकुल आयन है और दूसरा जो है वो सामान्य ऋण आयन है। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये संकुल आयन और ये जो है वो सामान्य आयन बनेगा, परंतु जो उपसहसंयोजन समवयता होती है उसमें दोनों के दोनों जो होते हैं वो कहना चाहिए कि दोनों धन आयन और ऋण आयन दोनों ही संकुल आयन होंगे। तो इसका भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन दोनों ही संकुल हैं। जैसे ये वाला पहला वाला आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 और जो सेकंड वाला है वो हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। अब यहाँ पे हम कोबाल्टी लिख रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और ये वाले में हम क्रोमेट कर रहे हैं, मतलब पूरा संकुल पे ऋणावेश है। और वैसे भी धन आयन वाले को हम पहले सामने लिखते हैं, ऋण आयन वाला जो है वो पीछे रहता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। जो इसका जो दूसरा ये एक कंपाउंड हुआ, इसका जब हम समावयी बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा। इसमें आप पहले वाले में देखिए कोबाल्ट जो है वो एमीन से जुड़ा हुआ है और क्रोमियम जो है वो साइनो से जुड़ा हुआ है। अब जब इसका जो समावयी आएगा उसमें क्रोमियम जो है वो एमीन से जुड़ जाएगा। ये इसको करेक्ट कर लेती हूँ, ये 5 है ना, सॉरी 6 है। ये देखिए हेक्साएमीन क्रोमियम 3 और ये बन जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। दोनों का नाम भी बदल गया, और पहले जो कोबाल्ट वाला जो था वो धन आयन संकुल के साथ था, अब वह ऋण आयन संकुल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इस प्रकार की समवयता में एक्सचेंज हो जाता है, आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये तीसरे प्रकार की समवयता हुई जिसे हम उपसहसंयोजन संख्या के समवयता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे उपसहसंयोजन समवयता, क्योंकि यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध बदल गए, पहले उपसहसंयोजी बंध एमीन के कोबाल्ट के साथ थे और अब एमीन के क्रोमियम के साथ है, तो उपसहसंयोजन बंध चेंज हो गया, इसीलिए हम इसको उपसहसंयोजन समवयता के नाम से जानते हैं। लास्ट है सबसे चौथा प्रकार बंध समवयता। बंध समवयता जिसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो ये जो बंध समवयता होता है ये आपको केवल उनमें देखने को मिलेगा जिसमें आपको उभयधन्तुर लिगेंड मिलते हैं। अब उभयधन्तुर लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो SCN और NCN, NO2 ONO2। अब यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो एक बंध या तो नाइट्रोजन दे तो नाइट्रोजन बंध बना सकता है उपसहसंयोजी, या अगर ऑक्सीजन दे तो ऑक्सीजन बना सकता है। सिमिलरली यहाँ पर थायोसाइनाइड सल्फर दे सकता है या आइसोथायोसाइनाइड ये आपका नाइट्रोजन दे सकता है। तो इस प्रकार के बंध समवयता में आपको ऐसे लिगेंड के प्रेजेंट जो है वो ज़रूरी है जो उभयधन्तुर हो। तो यहाँ पर हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंटामीन नाइट्रेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट बना ले लीजिए सेंटर में, अष्टफल की
ज्यामिति है। तो यहाँ पर मैंने ये 4 उपसहसंयोजी एक प्लेन पे और 2 ऊपर और 2 नीचे ले लिया। ये सब NH3 पेंटाएमीन है, इसीलिए 5 आप बनाओगे NH3ONO2 और ये हो गया आपका आयन +2। ये इसका पहला क्या, पेंटाएमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 ON, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सेकेंड कंडीशन हो सकती है, ये O2 नहीं है ना, ONO, NO2 एक्चुअली, तो O सामने आ गया NO। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पेंटाएमीन नाइट्रो, तो जब ये नाइट्रो रहेगा तो ये क्या किससे जुड़ जाएगा, NO2 से। बस इतना ही डिफरेंस होता है इनमें। तो टोटल यहाँ पर 4 प्रकार की समवेता आप पढ़ते हैं, जिसमें ये आपका चौथा प्रकार हुआ। अगली समवेता है त्रिविम समवेता। त्रिविम समवेता में क्या होता है, सारे अरेंजमेंट एक जैसे रहते हैं, संरचना में कोई डिफरेंस नहीं आता, केवल उनकी ज्यामिति व्यवस्था बदल जाती है। जैसे इसमें सबसे पहला है ज्यामितीय समवेता और दूसरा है ध्रुवण। तो ज्यामितीय समवेता में हम ये देखते हैं कि स्पेस में उसका अरेंजमेंट कैसे चेंज हो रहा है, और ध्रुवण समवेता में हम ये देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के साथ ये किस तरह व्यवहार करेगा। तो पहले हम ज्यामितीय समवेता देख लेते हैं। तो ज्यामितीय समवेता में हमको 2 टाइप मिलता है, एक कहलाता है सिस और एक कहलाता है ट्रांस। ये जो सिस और ट्रांस है, इसको आप ऐसे समझिए कि जो एक समान है, एक जैसे हैं, यदि वो एक तरफ है यानी कि पास पास है, तब आप उसे क्या कहेंगे, सिस। और ट्रांस में क्या होता है, कोई भी अणु, परमाणु या आयन का वो भाग जो एक जैसा है परंतु एक दूसरे के विपरीत मौजूद है, तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्ग समतलीय जो होते हैं यौगिक, उनमें का। तो वर्ग समतली में जैसे हम लेते हैं MA2B2 टाइप। इसका मतलब ये हुआ, एक केंद्रीय धातु आयन है, 2 प्रकार के लिगेंड हैं, जिनमें से दो एक जैसे हैं और दूसरा 2 जो है वो एक जैसे हैं। तो यदि एक जैसे लिगेंड एक साइड हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, सिस। और यदि अलग अलग लिगेंड एक तरफ हो या सेम वाले एक दूसरे के अपोजिट रहें, तब हम उसे कहेंगे ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस +2, सपोज ये लिया, मान लो। तो अभी इसके आयन पे हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली हम अभी सिस और ट्रांस देखने वाले हैं। तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इन दोनों का। तो एक इसका सिस फॉर्म बनाते हैं और एक इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो ये देखिए, प्लैटिनम 4 है, तो इसका ये वर्ग समतलीय ऐसे पहले संरचना बना लीजिए, और इसके बाद फिर जो सेम वाले हैं, जैसे NH3 ये एक तरफ, Cl और Cl एक तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, एक साइड पे, ये दोनों एक जैसे एक साइड पे, ठीक है, पास पास है। एक्चुअली एक साइड की वजह ज़्यादा सही ये है कि ये पास पास है। अब दूसरा जो कंडीशन है ट्रांस वाला, उसमें हम क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं और यहाँ पर ले आते हैं NH इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेम वाले हैं वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। अभी आपको गलती से भी इस तरीके से पोजीशन चेंज नहीं करना है कि घूम फिर के Cl और Cl यहाँ पे आ गए, NH3 और NH3 यहाँ पे आ गए। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो सेम वाले उनको एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने ले आना है। तो ये वाला कहलाएगा ट्रांस, ठीक है। तो ये वर्ग समतली में हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल आपको अष्टफलकीय वाले में भी देखने को मिलता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। तो अष्टफलकीय वाले में एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, इसका भी पूरा 6 हम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, जैसे ये NH3 Cl। अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी ये भी अगर हम NH3 देखें तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट है मीन्स ये कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांस। ये गहरे हरे रंग का होता है विलियन के रूप में। और सिस फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये दोनों क्लोरीन पास पास आ गए, अपोजिट नहीं। तो जब ये अपोजिट नहीं है तो उस कंडीशन में ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, सिस। पहले वाला था ट्रांस, सेकंड वाला है सिस। ये जो है नीले रंग का होता है, सिस फॉर्म नीले रंग का, ट्रांस फॉर्म ग्रीन कलर का होता है। तो एक
ये कंप्लीट हुआ आपका ज्यामिति। इसके बाद जो आपका सेकंड आता है वो है ध्रुवण समावेता। तो ध्रुवण समावेता में ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कुछ एंगल से रोटेट कर सकते हैं। इनकी एक कैपेबिलिटी होती है जो समतल ध्रुवण प्रकाश के साथ कुछ एक्शन दिखाते हैं, मीन्स उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तब हम उन्हें प्रकाशिक समावेता के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पे जो ध्रुवण समावेता है इसमें जो समावयी होगा, जैसे पहले तो ये जान लो आपकी समतल ध्रुवित प्रकाश क्या, हम जो नॉर्मल प्रकाश अपने आसपास देखते हैं उसका वाइब्रेशन हर दिशा में होता है। ये देखिए हर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट होते हैं। ये एक सामान्य प्रकाश है। आप लोगों ने कई बार पोलराइज्ड गॉगल्स सुने होंगे। आप शॉप में जाते हैं, सन ग्लासेस लेते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई पोलराइज्ड वाला दिखाइए। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, परंतु ये आपकी आंखों को रिलैक्स देता है, क्योंकि जो बहुत तेज से बहुत तीव्रता से जो प्रकाश आपकी आंखों तक आते रहती है वो पोलराइज्ड ग्लास से नहीं आती। तो पोलराइज्ड करने के लिए हम किसको क्या करते हैं, इसको कुछ खास पदार्थों में से जब गुजारा जाता है तो इसके बाकी दूसरे एंगल के जो वाइब्रेशन है वो कैंसिल हो जाते हैं और केवल एक एंगल का ही बचता है। तो इसको हम, ये नॉर्मल प्रकाश हुआ और ये वाला पोलराइज्ड या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ये जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसी प्रकाशिक जो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ऐसे यौगिक में से गुजारते हैं, तो ये क्या करता है, इसको आइदर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो जब ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाता है तो हम इसे डी फॉर्म कहते हैं, डी माने कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम इसे एल फॉर्म कहते हैं, यानी कि लीवो रोटेटरी। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी, डी लिखा होता है। तो डी का अर्थ ये है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। फिर इस केस में जो इनऑर्गेनिक का जो हम केस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये उन उपसहसंयोजी यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। कौन से होंगे? द्विदंतुर लिगेंड होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको दो टर्म्स और जानने जरूरी हैं, वो है प्रतिबिंब समावयी, एनेंशियोमर जिसे बोला जाता है। जैसे कि जब हम किसी यौगिक के सामने एक मिरर रख दें तो जो उसका इमेज बनेगा, जैसे कि ये लेते हैं, ये देखिए, ये मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, ये इन जो है यहाँ पर एथिलीन डायमीन है, द्विदंतुर लिगेंड है। तो ये क्या कर रहा है, इसको द्विदंतुर है, अर्थात ये दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए ये दोनों वैलेंसी को एक से फुलफिल किया। ये देखिए दोनों वैलेंसी को एक से फुलफिल किया। तो जब आप इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये देखिए प्लेटिनम का प्लेटिनम, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पर, ठीक, और बाकी को वैसे ही बना दीजिए, इन पर भी इन। तो इस तरीके से ये जो इसका प्रतिबिंब ये है, ये दोनों जो समावयी होंगे ये कहलाएंगे, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब है और इन्हें हम प्रतिबिंब रूप या इनेंशियोमर के नाम से जानते हैं। और जो परमाणु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, अब आप इस मॉलिक्यूल को उठा के यदि यहाँ रख दो तो ये इसको छुपा नहीं पाएगा, इस साइड से इन निकल आएगा, यहाँ पर से क्लोरीन निकल आएगा, तो ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर सकते। जो इनेंशियोमर होते प्रतिबिंब रूप होते हैं वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, और ऐसे अणु परमाणु यान जो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते उन्हें हम किरल कहते हैं, किरल अणु कहते हैं। किरलिटी ये आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। कार्बन के लिए हम किरल कार्बन उसे कहते हैं जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग अणु परमाणु या आयनों के द्वारा फुलफिल होती है, अलग अलग स्पीशीज के द्वारा फुलफिल होती है, उसे हम किरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का टॉपिक नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे यौगिक देखने जो जिनका प्रतिबिंब रूप एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होता, तो वो क्या रहेंगे? किरल। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसमें से एक जो है वो डी फॉर्म और एक जो है वो एल फॉर्म होता है। ये क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है और ये इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो इस प्रकार डी और एल फॉर्म, तो ये हुआ प्रकाशिक समावेता, जिसे हम ध्रुवण समावेता भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों का जो समावेता वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको अपनी रेफरेंस बुक, आप जो भी यूज़ करते होंगे, प्रबोध, नवबोध, दिनेश, प्रदीप, उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और मिलेंगे। हालांकि इस बार ये आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट किया है, क्योंकि ये जो समावेता वाला टॉपिक है ये काफ़ी ब्रॉड है, खास तौर पे त्रिविम समावेता।
इसमें वर्ग समतलीय के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और अष्टफलकीय जो यौगिक हैं उनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं। त्रिविम समावेता दोनों में, ज्यामिति में भी और आपका ध्रुवण समावेता में भी। तो ये आप बुक से देख सकते हैं। सो थैंक यू।